और ये सीट है ओबरा विधानसभा की सीट। ओबरा विधानसभा की सीट इस बार क्यों खास बन रही है? औरंगाबाद जिले में ये सीट है और काराकाट में ये सीट आती है लोकसभा में। फिलहाल तो आरजेडी के ऋषि कुमार यहाँ पर काबिज हैं, लेकिन इस सीट का मिजाज कैसा रहा है, इस सीट किसे चुनती रही है, यहाँ की जनता किसे पसंद करती रही, उसके बारे में जानेंगे। रंजन जी, ओबरा को स्कैन करने पर क्या पाते हैं आप? देखिए, ओबरा विधानसभा क्षेत्र को जब आप स्कैन कीजिएगा तो जो पहली बात है, यहाँ 1952 में पहला चुनाव हुआ, लेकिन ओबरा का झुकाव किसी एक दल के प्रति जो है वो इतिहास में दिखा नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इसने हर दल को खुश किया है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस जीती, आरजेडी जीता, भाकपा माले, लोकदल, जनता दल, बीजेपी, जनता पार्टी, मतलब जो भी दल यहाँ लड़े उसमें से अधिकांश जो है वो जीतते रहे। निर्दलीय भी एक बार जीते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर दिखती हैं। सिर्फ जेडीयू को अभी यहाँ पर जीत नहीं मिली है। तो अगर आप इसे देखें तो ये चीजें दिखती हैं। लेकिन हाल के वर्षों में अगर पिछले 2 दशक की हम बात करें तो मल्टी कॉर्नर फाइट के कारण जातीय समीकरण जो है वो आरजेडी को सपोर्ट करता दिखता है। देखिए, एमवाई जो है उतना ज्यादा भी स्ट्रांग यहां पर नहीं है, लेकिन चूंकि मल्टी कॉर्नर फाइट हो जाती हैं तो यहां पर एमवाई जो है वो काम करता आपको दिखेगा। और यही वजह है कि आरजेडी ने यहां पिछले 5 चुनावों में 4 में जीत हासिल की है। तो क्या ओबरा आरजेडी का गढ़ बन जाएगा या बन चुका है, वो इस बार के चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो ऐसे में अगर आमने सामने का मुकाबला होता है तब पता चलेगा कि ओबरा का झुकाव किस तरफ है। अगर आप यहां पर देखें तो कुल 16 चुनाव अब तक हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को 3 बार सफलता मिली है। सबसे ज्यादा बार इस सीट को आरजेडी ने जीता है, 4 बार। भाकपा माले 2 बार सफलता हासिल करने में सफल रहा है। लोकदल, जनता दल, बीजेपी, जनता पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलीय एक बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि किन्होंने ज्यादा बार चुनाव जीता है तो रामविलास सिंह ने सर्वाधिक 3 बार जो है इस सीट पर कब्जा जमाया है। सत्यनारायण यादव, राजाराम सिंह कुशवाहा जो अभी काराकाट से सांसद हैं, उन्होंने भी 2 बार जो है इस सीट को जीता है। तो यह विधानसभा क्षेत्र सांसद राजाराम सिंह कुशवाहा का भी रहा है, यहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं विधानसभा का। अब अगर हम आखिरी 3 चुनावों पर जाएं कि वहां किसका प्रदर्शन कैसा रहा है, तो देखिए, जब 2010 में नए परिसीमन के बाद जो पहला चुनाव हुआ तो ओबरा ने चौंका दिया। यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे। सोम प्रकाश सिंह निर्दलीय चुनाव जीते, उनको 36,816 वोट आए, मतलब कि 28.27% वोट। दूसरे स्थान पर जेडीयू के प्रमोद सिंह चंद्रवंशी रहे, जिनको लगभग 36,000 वोट आए और 27.65 उनका मत प्रतिशत रहा। माले से राजाराम सिंह थे, जिनको 18,463 वोट आए, मतलब 14.18%। और आरजेडी के प्रत्याशी जिनके गढ़ होने की हम बात कर रहे हैं, सत्यनारायण सिंह चौथे स्थान पर चले गए, उनको आया 16,856 वोट, 12.95% वोट। और कांग्रेस के अरविंद कुमार 5वें स्थान पर रहे 13,201 वोटों के साथ। तो यहां पर जो मुकाबला हुआ वो मल्टी कॉर्नर हुआ। 5 कोणों में यहां का मुकाबला खुला, जिसमें सोम प्रकाश सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे सिर्फ 28.27% वोट लाकर इस सीट को निकालने में कामयाब रहे और उन्हें ओबरा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। 2015 में तो महागठबंधन बन चुका था और अब तो यहां पर आंकड़े जो एमओआई का था उसके साथ नीतीश कुमार के वोट भी ऐड ऑन हो रहे थे। तो ये सबसे सुखद पल था।
महागठबंधन के लिए, और यहां पर आरजेडी को ही ये सीट मिली सीट शेयरिंग में चुनाव लड़ने के लिए। वीरेंद्र कुमार सिन्हा जो है यहां से चुनावी मैदान में उतरे। आपको बता दूं कि ये भी यादव जाति से ही आते हैं। इनको 56,042 वोट आए, 34.86%। दूसरे स्थान पर आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के चंद्रभूषण वर्मा रहे, जिनको 44,646 वोट आए, मतलब 27.77% वोट। और राजा राम सिंह जो भाकपा माले के प्रत्याशी थे, उनको 22,801 वोट आए, मतलब 14.19% वोट। और सोम प्रकाश जो कि सिटिंग विधायक थे, वो एसपीएल के टिकट पर लड़े, उनको 10,114 वोट, मतलब 6.29% वोट आए। तो फिर से एक चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ। और देखिए, महागठबंधन होने के बावजूद वीरेंद्र कुमार सिन्हा को 34.86% वोट ही आए, लेकिन इतना ही वोट लाकर वो 11,396 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 होता है, परिस्थितियां बदल चुकी थी, जेडीयू की एनडीए फोल्डर में वापसी हो चुकी थी, तो भाकपा माले सहित लेफ्ट की पार्टियां और कांग्रेस आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल थी। इस बार फिर से जो है टिकट जो है वो बदल दिया गया। देखिए, जो सिटिंग विधायक थे वीरेंद्र कुमार सिन्हा, उनका टिकट कटा और टिकट किन्हें मिला? ऋषि कुमार सिंह को यहां पर टिकट मिला। ऋषि कुमार कौन है? पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के बेटे हैं। तो लालू परिवार से जो आपको ये परिवार है, उनकी एक नजदीकी भी रही है और पुरानी जान पहचान भी रही है, साथ में काम करते रहे हैं। तो यहां पर ऋषि कुमार को जो है वो टिकट मिला है और उनको जो है 63,662 वोट आए, मतलब 36.2% वोट उनको मिले। यहां से एलजेपी ने भी प्रत्याशी दिया, क्योंकि जेडीयू ने प्रत्याशी दिया था तो एलजेपी ने भी दे दिया। प्रकाश चंद्रा यहां पर एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, उनको 40,994 वोट आए, 23.3% वोट। और वो दूसरे स्थान पर रहे जो एनडीए के प्रत्याशी थे जेडीयू के सुनील कुमार, जबकि ये भी जो है इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग है, राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तीसरे स्थान पर खिसक गए। 25,234 वोट सुनील कुमार को आए, 14.41% वोट। और यहां पर आरएलएसपी ने प्रत्याशी बनाया था अजय कुमार को, जिनको 19,879 वोट आए, मतलब 11.3% वोट। तो फिर से एक चतुष्कोणीय मुकाबला यहां पर हुआ, जिसमें ऋषि कुमार 36.2% वोट लाकर 22,668 वोटों से प्रकाश चंद्रा को हराने में सफल रहे। तो ये एक चीज यहां पर दिखी है कि मल्टी कॉर्नर फाइट की वजह से जातीय समीकरण जो आरजेडी का है वो प्रभावी यहां पर दिखता है। अब इस बार क्या होगा, टिकट किन्हें मिलेगा? तो देखिए, एक चर्चा ये भी हुई थी कि आरजेडी का चूंकि ये गढ़ बन गया है, आरजेडी के लिए एक सेफ सीट है, तो रोहिणी आचार्य के लड़ने की भी चर्चा इस सीट से हुई है। सोनपुर से हुई, परसा से हुई, और फिर जो है यहां से भी उनके लड़ने की बात जो है वो एक समय फिजा में तैर रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां ऋषि कुमार यादव का टिकट कटेगा। ऐसे भी दोनों परिवार के रिश्ते अच्छे हैं, तो मुझे लगता है, और जो नजदीकियां हैं लालू फैमिली से ऋषि कुमार की, तो इस वजह से ये टिकट जो है ऋषि कुमार को ही मिलेगा। और अगर रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी तो मुझे लगता है कि वो सारण के किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हुए हमें दिख सकती हैं। खैर, अगर हम बात करें तो इसलिए मुझे लगता है कि आरजेडी से तो ऋषि कुमार यादव का टिकट जो है ऑलमोस्ट कंफर्म है। यहां पर जो बातचीत की टेबल पर बैठना है वो बैठना है आपको
एलजेपी और जेडीयू को, और इन दोनों के बीच इस सीट को लेकर लंबी चर्चा होगी, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से एलजेपी के प्रकाश चंद्रा पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे हैं, समाज सेवी हैं, की सेवा करते रहते हैं और उनकी एक अच्छी पैठ है, ग्राउंड पर काम करने के लिए वो जाने जाते हैं, तो उनका दावा मजबूत बनता है। लेकिन इन सब के बीच क्या जेडीयू जो है वो ये सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लोग कहते हैं कि चिराग पासवान ने इसे लेकर बात भी की है कि वो इस सीट को नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। आरएलएसपी का भी यहां प्रभाव है। उपेंद्र कुशवाहा, ये लोकसभा क्षेत्र जो है, पहले उपेंद्र कुशवाहा यहां के सांसद हुआ करते थे काराकाट के, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में यहां पर वो अभी भी दूसरे स्थान पर रहे हैं, और पिछली बार जो उनका प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ा उसे जो है 19,879 वोट आए थे, तो उपेंद्र कुशवाहा का भी एक दावा बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि रणविजय सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से गोह में लड़ जाएंगे। एक सीट गठबंधन में, चूंकि चिराग पासवान ने भी जो एक रणनीति बनाई है कि हर जिले में उन्हें कम से कम एक सीट चाहिए, तो मुझे लगता है कि औरंगाबाद जिले में ओबरा वो वाहिद सीट हो सकती है जिसके लिए जो है चिराग पासवान जोर लगाएं, और जीतन राम मांझी भी चाहेंगे कि इस इलाके में एक सीट मिले। तो जो कुटुंबा की सीट है जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम लड़ते हैं, तो वहां की सीट जो है हो सकता है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए, और बाकी सीटों पर जेडीयू और बीजेपी के बीच जो है सीटों का बंटवारा हो। ये ऐसा अभी दिखता है, होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन एनडीए से अगर एक प्रत्याशी उतरते हैं और कोई बागी नहीं उतरता है तो यहां का चुनाव दिलचस्प होगा। जन सुराज भी इंतजार करेगा कि वो किसे प्रत्याशी बनाए। एक बार जब प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे तो जन सुराज भी अपना प्रत्याशी अपने हिसाब से बना सकता है। अब हम यहां के जातीय समीकरण को देखते हैं। आपको बता दें कि ये अनुमान पर आधारित है, जिसका जो आंकड़े हमें मिलते हैं उसका विश्लेषण हम करते हैं और उसके बाद ये आंकड़े आप तक लेकर आते हैं, लेकिन ये एक अनुमानित आंकड़ा होता है। और एक बात और भी हम स्पष्ट करना चाहें, जब हम परंपरागत वोटर्स की बात करते हैं तो कभी भी वो 100% नहीं होता है कि अगर हम कहते हैं कि एमवाई जो है अब इतना प्रतिशत आ रहा है तो वो पूरा का पूरा चला जाएगा, ऐसा होता नहीं। हाँ, अधिकांश हिस्सा जो है, मेजर पार्ट जो है वो उस पार्टी के पक्ष में जाता है, और इसीलिए कई बार समीकरण और चुनावी परिणाम जो है आप जो अनुमान लगाते हैं उससे अलग भी आता है। खैर, यहां पर जो अनुसूचित जाति की आबादी है वो 22.05% है, तो उनकी संख्या बहुत अच्छी है। मुस्लिम वोटर्स 8.4% हैं, यादव 18 से 19% के बीच में होंगे, कुछ 20% तक भी कहते हैं। तो अगर आप देखिए तो 26.5 से 27.5, 26 से 28% के बीच एमवाई जो है वो आपको दिखता है। और चूंकि मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो 26 से 28 ये जो है आपको राजद को मिलता है, और फिर चूंकि माले से गठबंधन है तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं उसका भी एक बड़ा हिस्सा आरजेडी को जाता है, और जो अदर ओबीसी ईबीसी होते हैं उनका हिस्सा जाता है, जिसके बल पे आरजेडी जो है वो 35-36% वोट के पास पहुंचती है और उस मल्टी कॉर्नर फाइट में जीत हासिल कर लेती है। राजपूत यहां 5 से 7% होंगे, भूमिहार 12 से 13% होंगे, ब्राह्मण 1.5 से 2% होंगे, तो सामान्य जाति के वोट 18 से 20% के आसपास पहुंच जाता है। कोयरी 9 से 10%, कुर्मी 3.5 से 4%, तो 12 से 14% वोट जो है वो कुशवाहा और कुर्मी जाति का होता है। वैसे 7.5 से 8.5% के आसपास हैं। तो जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं वो लगभग जो है 38 से 40% के आसपास जो हैं वो वहां पहुंचते हैं। अब इसमें अगर आप पासवान वोटर्स और जो मुसहर जाति के वोटर्स हैं उनको जोड़ें
तो समीकरण तो आपको यहां पर एनडीए को फेवर करता दिखेगा, लेकिन चूंकि मल्टी कॉर्नर फाइट होती है तो उसमें जो है एनडीए के वोटों में बिखराव होता है, यह हमने देखा है। तो अगर यहां परिणाम तभी बदलेगा जब एनडीए का एक कैंडिडेट हो और एनडीए से कोई बागी ना बने। दूसरी बात, प्रशांत किशोर किसको टिकट देते हैं, किस जाति से टिकट देते हैं, उस पर भी जो है बहुत कुछ निर्भर करना पड़ेगा। अदर ओबीसी ईबीसी भी यहां पर 10 से 11% के आसपास है। आप देखिए कि आरजेडी यहां क्यों मजबूत है, तो वो दिखता है कि यहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट होती है, उसमें उनका माई इक्वेशन जो है वो प्रभावी होता है। और दूसरी और बड़ी बात यह है कि भाकपा माले के जुड़ जाने से अनुसूचित जाति के वोटर्स और अति पिछड़ी जातियों के वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्योंकि यहां लोकसभा का चुनाव आप देखिए तो भाकपा माले के राजा राम सिंह कुशवाहा को जो है यहां पर लीड मिली है 28,378 वोटों की, लेकिन जब इसे आप इलैबोरेट करके देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा को 44,998 वोट और पवन सिंह को यहां 35,521 वोट मिले हैं ओबरा में। तो अब आप यहां पर देख लीजिए कि अगर पवन सिंह के वोट को आप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ ट्रांसफर कर दें तो लीड उपेंद्र कुशवाहा की हो जाती। तो यह चीज यहां पर दिखी है कि जब भी यहां पर कोण ज्यादा खुलते हैं तो उसमें एनडीए को नुकसान होता है। इस बार क्या कुछ होगा यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ओबरा में एक कांटे का मुकाबला हम सब का इंतजार कर रहा है। तो देखिए ओबरा की जंग कितनी दिलचस्प होने जा रही है और यहाँ का जो मुकाबला है उस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। ये सीट अब इस बार किसे फेवर करती है और किसे सत्ता की चाबी सौंपती है ओबरा की, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।